Good morning, all my virtual students also, and wish you all a very happy Makar Sankranti. Yeah, please. So I think today could be the best day to start the new journey. और आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, सीए इंटर लॉ जो है उसको एक फास्ट ट्रैक मैनर में कंप्लीट करने वाले हैं, और वो भी पूरा का पूरा सिलेबस विथ 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो कुछ एक दो बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है बिफोर वी आर स्टार्टिंग विद द सिलेबस. ऑब्वियसली बात है, आप लोगों का अटेम्प्ट जो है दैट इज शेड्यूल्ड इन मे, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज रखती है मायने दैट इज टाइम. तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बैच बनाई है, एंड अराउंड 35 to 40 लेक्चर्स में आपका पूरा बैच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एज फार एज लॉ इज कंसर्न. बट देखो, आप सोचोगे मैम 30 से 40 दिनों में लॉ कैसे कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपने रेगुलर बैच ऑलरेडी कर ली है. क्यों, हमारी रेगुलर बैचेस जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 180 आवर्स की होती है, अराउंड 3 महीने चलती है, और 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली हर रोज हम पढ़ाते हैं, तब जाके हमारी रेगुलर बैच बनती है. जहां रेगुलर बैच में तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, बट बहुत सारा रिविजन, 5 टेस्ट होते हैं, हैंड रिटन समरी नोट्स होते हैं, फिर उसके साथ साथ हम चार्ट बुक से रिवाइज करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, सब कुछ एंड टू एंड. हम लोग 300 से भी ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बट ऑब्वियसली बात है, वो कब पॉसिबल था, जब आपके एग्जामिनेशन को ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने बचे हुए थे तब. आज वो समय नहीं है, तो समय को देखते हुए इस बैच को हमने बनाया है. बट यू नीड नॉट वरी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. जी हाँ, तो अगर कोई भी टॉपिक में आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरी वीकनेस है, ये कुछ कुछ समझाता कुछ कुछ नहीं समझाता, तो आप क्या कर सकते हो, इस बैच के थ्रू उन टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो. रिवीजन ऑफ कोर्स जितना वहां पे होता था यहाँ पे नहीं होगा, रिवीजन होगा जरूर, बट उस इंटेंसिटी से नहीं होगा. सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बट इतने स्लो मैनर में नहीं. बैच का नाम ही कहता है फास्ट ट्रैक, इन अ लिटिल फास्ट मैनर. फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, आपको लगता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी जा रही है, यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी देयर एंड देयर इटसेल्फ एंड टेल मी टू रिपीट द टॉपिक. या तो क्लास के पहले, क्लास के बाद, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, पर्सनली मेरे पास आकर आपके सवाल जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना. सो रेडी टू रॉक गाइस, है ना. आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10. नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी टॉपिक शुरू करते हैं, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल फिर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. फिर सोचना मत इससे थोड़ा सा इजी कोई भी टॉपिक होगा, तो वैसे करते. चलो हम थोड़े से इजी टॉपिक से शुरू करते हैं. इजी तो है, बट एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड दैट वुड बी चैप्टर नंबर 7 विच इज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, हम ये कौन सी बुक से पढ़ाने वाले हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ. एज फार एज यू ऑल आर कंसर्न, everyone you all are going to get 2 books. एक है मेरी चार्ट बुक, और ये चार्ट बुक में क्या हुआ है, हमारे सारे चैप्टर्स कवर्ड है इन शॉर्ट. along with the chart book you will also be getting the question bank. ओके, तो आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल कैसे पूछता है वो भी तो जानना जरूरी है ना. सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से थोड़ी ना बात बनने वाली है, ये भी तो जानना जरूरी है कि एक आधा अगर सेक्शन है तो वो सेक्शन के ऊपर आईसीआई ने कैसा क्वेश्चन बनाया है, और इसीलिए मैंने चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक का कॉम्बिनेशन रखा है. प्लस क्लास में ना हम लोग कुछ समरी नोट्स बनाते हैं, वो मेरी पर्सनलाइज्ड हैंड रिटन समरी नोट्स है. मैं आपको थोड़ी सी ऐसे झलक बता देती हूँ तो आपको समझेगा. तो सिखाते वक्त भी मैं आपको क्या करने वाली हूँ, एक कॉम्बिनेशन रखने वाली हूँ ऑफ द हैंड रिटन समरी नोट्स एज वेल एज द चार्ट बुक. ये देखो, ये हैंड रिटन समरी नोट्स की मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगी. आई जस्ट ओपन दिस, यू विल अंडरस्टैंड. ये खुद मेरे पर्सनलाइज्ड हैंड रिटन समरी नोट्स है जिसमें एवरी सेक्शन इज कवर्ड. ये देखो, जैसे कि ये चैप्टर 2 की समरी नोट्स है. Chapter 2 of the Companies Act, which is relating to incorporation of a company. Just check out these notes, आपको समझ में आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार लॉ पढ़ा हुआ है. ये देखे. हाँ, और एक बात, अगर कोई बच्चा है जो पहली बार लॉ पढ़ रहा है
और उसने रेगुलर बैच ली नहीं है, वो डायरेक्टली फास्ट ट्रैक बैच से ही शुरू कर रहा है, तो बेटा आपको ऑलमोस्ट ट्वाइस द मेहनत करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द अदर किड्स, क्योंकि आपके लिए ये पहली बार है। तो हो सकता है आपको घर पे जाने के बाद वापस लेक्चर रिपीट मोड पे देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी बातें हमारी रेगुलर बैचेस में जो है वो हो चुकी है, जहां पे आप ऑलरेडी पीछे हो। तो अगर आप बाकी के क्राउड के साथ आगे आना चाहते हो, आपको एक बार घर पे जाने के बाद वापस से पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। जो भी हमने पढ़ा है आपको खुद ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे जो हमने रेगुलर बैच में बनाए थे, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब फिर आप इस बैच से भी है ना अच्छा स्कोर जो है लॉ के पेपर में कर सकते हो। तो देखो, जैसे ये प्रमोटर की डेफिनेशन है, साथ साथ में कंपनी को फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं, कितने लोग करते हैं, सेक्शन नंबर 3 के बारे में बताया गया, 3A के बारे में, मेंबर्स आर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। ये मेरी पर्सनलाइज्ड हैंड रिटन समरी नोट्स है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है हम चार्ट बुक से करेंगे, और कुछ कुछ चीज़ें जो है ये हैंड रिटन समरी नोट्स से करेंगे, और यही समरी नोट्स और ये क्वेश्चन बैंक का बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में यू विल नॉट बिलीव, आई हैव कवर्ड लास्ट 10 पेपर्स के सारे क्वेश्चंस, लास्ट 10 आरटीपी के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, एंड प्लस आईसीआई के मॉड्यूल में हर चैप्टर के बाद देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी हमारे कवर हो गए हैं। सो बेसिकली इंस्टीट्यूट का हमने आरटीपी, पास्ट पेपर, मॉड्यूल, सारी चीज़ों को हमने कर दिया है कवर। तो आई थिंक 30 से 40 दिनों में जितना मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है वो हम आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर बैच। इससे ज़्यादा इतने कम समय में कुछ नहीं हो सकता है। आज अगर आप बोलो मेरी एग्जामिनेशन 1 साल बाद है, तो फिर तो आप पूछो ही मत, हम लोग बहुत कुछ करेंगे, बट क्या आपकी एग्जामिनेशन 1 साल बाद है? नहीं, आपकी एग्जामिनेशन तो अभी मई में है। तो इसी समय को हम लोग ध्यान में रखते हुए जितना इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं उतने इफेक्टिवली हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और 1 मिनट भी मुझे इंट्रोडक्शन में नहीं डालना है, बिकॉज एवरी मिनट फॉर अस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे क्लास में मैं आपको आज ही क्लियर करवा देना चाहती हूँ, कुछ टाइम पास नहीं होगा, कोई नाच गाना नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज़ होगी, और वो है हमारी पढ़ाई, क्योंकि हमारी लाइफ है, हमारा करियर है, और यही हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम हमारे करियर से रिलेटेड सिंसियर नहीं होएंगे तो फिर कौन होगा। तो इसलिए फुल डेडिकेशन के साथ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस बैच। अगर आप नाच गाना एंटरटेनमेंट चाहते हो तो पुणे में हजारों ऑप्शन है, आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हो, यहाँ पे आप एक ही चीज के लिए आए हो, टू क्रैक द May 24 अटेम्प्ट, दैट्स इट। और उसी गोल के पास लेके जाने के लिए मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। अगर आपका कुछ दूसरा एम है, पुणे में आके आप मौज मस्ती अय्याशी करना चाहते हो, सो दिस इज द डोर, यू कैन लीव द क्लास राइट नाउ। यहाँ पे आपके ऐसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरे नहीं होने वाले। वी आर प्योरली गोइंग टू फोकस ऑन द एग्जामिनेशन, दैट्स इट। ओके वर्चुअल किड्स, कम ऑन, लेट्स चेक इट आउट देन। शुरू करते हैं। हाँ, युक्ता पूछ रही है, मैम इस वाली बैच में क्या आप न्यू मतलब इस बैच में न्यू सिलेबस भी कुछ ऐड हुआ है ना, क्या वो भी आप कवर करवाने वाले हो? जी हाँ युक्ता, तो सुनो ना मेरी बात, ये बैच स्पेशली डिजाइन्ड है May 24 के लिए। तो लॉ में, चलो ठीक है, इसने पूछा है तो मैं बता देती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को इससे रिलेटेड सवाल होगा मन में। तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी तक जो नवंबर का अटेम्प्ट था दैट वाज ओल्ड कोर्स, और अब मई से जो आपको है दैट इज द न्यू कोर्स। तो अब देखो ओल्ड और न्यू लॉ में कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है मैं आपको बता दूं क्या? 1 मिनट में मैं आपको बता देती हूं तो आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स आप लोगों के नए हो गए। देखो हो सकता है आप लोगों ने नवंबर में अटेम्प्ट दिया होगा, ओके, हो सकता है, बट अगर आपने नवंबर में अटेम्प्ट दिया होगा, देयर माइट बी सर्टेन टॉपिक्स which were never included in the November syllabus but are included for the first time in May syllabus। तो उसको तो हम बहुत शिद्दत से करने वाले, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कौन से वो सारे टॉपिक है जो नए वाले टॉपिक्स हैं। ये देखिए, ये आपका कुछ ओल्ड करिकुलम था जिसमें ना आपको कॉर्पोरेट लॉ था और अदर लॉस था, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स का था, जहां पे आपको कंपनीज एक्ट के 10 चैप्टर्स थे,
ऑडिट एंड ऑडिटर्स वॉज द 10th चैप्टर. 148 सेक्शंस आपको हुआ करते थे और 40 मार्क का आपको अदर लॉज था, जहां पे आपको 4 एक्ट थे: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. बट अब क्या ये कोर्स हट गया है? अब May 24 से पहली बार, एंड द फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, लेट मी टेल यू दैट. तो ये अटेम्प्ट में यू शुड रियली रॉक इट, मजा आ जाएगा. इस वाले अटेम्प्ट में, मतलब नए वाले कोर्स में, आपके सब्जेक्ट का नाम तो सेम ही है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस. अच्छा, आप लोगों के पास नोटबुक या कुछ है क्या? एक बार ये सब लिख लेते हो क्या, सिलेबस क्या है? बिकॉज इवन यू शुड नो कि ये 30-40 दिनों में आप करने क्या वाले हो. तो हमें करना क्या है, कौन से टॉपिक्स करने हैं, वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज ही है आपके सिलेबस का नाम. बट कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट है. कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट है. एलएलपी लास्ट टाइम नहीं था आप लोगों को इंटर में, अभी इंटर में आपको एलएलपी एक्ट है. और कंपनीज एक्ट में भी जहां 10 चैप्टर्स हुआ करते थे ना, अब आप लोगों को 11 चैप्टर्स है. पहले 10 तो आपको करने ही हैं, बट उसके साथ साथ आपको एक नया चैप्टर करना है जिसको हम कहते हैं फॉरेन कंपनीज. सेक्शन नंबर 379 से लेकर सेक्शन नंबर 393A, फॉरेन कंपनीज. तो सुनो ना, कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स है, 10 या 11? 11. क्या 11th चैप्टर नया ऐड हुआ है? हाँ, फॉरेन कंपनीज का. क्या नाम है चैप्टर का? फॉरेन कंपनीज. वर्चुअल किड्स बोलो तो कितने चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट में? 11 चैप्टर्स है, 11. उसके अलावा अदर लॉज में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जनरल क्लॉजेस एक्ट जैसे पहले था वैसे भी अभी है. बट अगर आप देखोगे, देयर इज अ न्यू एक्ट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विच इज फेमा, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. So that's a new addition in the syllabus. Okay. 1-2 दिनों में आप लोगों को आपके जो वर्चुअल किड्स है आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, and then the lectures will shift to our application. Okay? संदीप, अगर आपने फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किए तो आपको ब्रिज बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. इट इज ईदर दिस और दैट, दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं है बेटा. ब्रिज गैप में सिर्फ नए नए टॉपिक्स है, फास्ट ट्रैक बैच में सारा कंटेंट है. ओके, सो ओल्ड टॉपिक्स भी जो रिपीट है वो भी फास्ट ट्रैक बैच में होगा, और नए टॉपिक्स जो है वो भी आपको फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाए जाएंगे. तो अगर आप देखते हो, सबसे पहला चेंज इन द न्यू सिलेबस इज कि हमने कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 11 ऐड किया है, फॉरेन कंपनीज, सेक्शन 379 टू सेक्शन नंबर 393A. प्लस हमने एलएलपी एक्ट ऐड किया है, और एलएलपी एक्ट के साथ साथ हमने फेमा भी ऐड किया है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है. और जो वेटेज है, ये समझ लो आप वेटेज क्या है. अदर लॉज का वेटेज 30 मार्क्स है. अदर लॉज में 3 एक्ट्स आते हैं, फेमा, जीसीए एंड आईओएस. और इंस्टीट्यूट ने कहा है कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में 2 एक्ट्स आते हैं, कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी. इनका वेटेज जो है इज 70 मार्क्स. तो इंस्टीट्यूट ने एलएलपी का सेपरेट वेटेज नहीं दिया है क्योंकि वो कॉर्पोरेट लॉ में आता है. देखो ना, सब्जेक्ट का नाम ही है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. सो कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स, अदर लॉज 30 मार्क्स. और कॉर्पोरेट लॉ में आप लोगों को 2 एक्ट है, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, एंड अदर लॉज में 3 एक्ट है, फेमा, जीसीए, आईओएस. हाँ, सो डिड यू ऑल राइट इट डाउन? कैन वी स्टार्ट विद द टॉपिक? ओके, वेरी गुड. चलो, एक बार मैं चाहती हूँ एवरीवन प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन. और ये बैच की शुरुआत हम करते हैं विद जोरदार तालियां. चलो, मैं चाहती हूँ एक बार आप क्लैप कर लो. कम ऑन.
So we want to start this journey with a positivity, and that is why we did this. So we want to just give a push to ourselves, and yes, keep on telling yourselves we are going to do it. Yes, and you will do it. Okay, chalo, let's rock it together. Come on guys, aa jaiye virtual kids. Come on guys. सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपको बता रही थी दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 7. ठीक है, थोड़े से इजी टॉपिक से शुरू करते हैं, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और ऊपर 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 ही जाते जाएगा, तो बहुत ऊपर लेके जाएंगे आपको. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7, दो इट इज इजी बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. इस चैप्टर के ऊपर एक सवाल तो मिनिमम आता है, मिनिमम. कुछ एग्जामिनेशन में तो इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर पे 2 क्वेश्चंस भी पूछे हैं. ओके, इनफैक्ट कुछ अटेम्प्ट्स तो ऐसे हुए हैं जहां पे इंस्टीट्यूट ने एक ही सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 92, ओके, एनुअल रिटर्न, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने सेम अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे. आप सोचो, मतलब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है. इनफैक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकली भी हर कंपनी को मीटिंग्स कंडक्ट करनी होती है. इट्स कंपल्सरी. तो हर कंपनी को हर साल अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है कंडक्ट. तो उसके क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, कब तक होनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है अंडर दिस चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 7. चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो बेसिकली दिस चैप्टर कंटेन्स 2 थिंग्स. फर्स्ट एस्पेक्ट जो है ना इस चैप्टर का इज ऑल अबाउट मीटिंग्स. कंपनी की कितने टाइप की मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स जो होती है उनको कंडक्ट करने का टाइम लिमिट क्या होता है, कौन मीटिंग कंडक्ट करता है, हाउ इज इट प्रॉपरली कंडक्टेड, when will a meeting be said to be legally constituted, AGM, EGM, other shareholders meeting, इनके टाइम लिमिट क्या है. ओके, अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर मीटिंग नहीं बुलाया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. अलॉन्ग विद दैट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ पॉइंट इस चैप्टर में बताया गया है. तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कहाँ मेंटेन करते हो, व्हाट आर द रिटर्न्स दैट यू नीड टू मेक एंड फाइल, जैसे कि एनुअल रिटर्न होता है. ओके, अलॉन्ग विद दैट शेयर होल्डर्स का रजिस्टर कहाँ होता है, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर कहाँ होता है, कैन वी शिफ्ट द प्लेस ऑफ कीपिंग दीज रजिस्टर्स, कितने समय के लिए इन रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाता है. ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन दिस चैप्टर. क्या बुक्स को क्लोज किया जा सकता है, अगर हाँ कितने दिनों के लिए क्लोज किया जा सकता है, टोटलिटी में कितने दिनों के लिए, एक समय पे कितने दिनों के लिए, कौन सी बुक्स कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, कौन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, कौन पैसे देके कर सकता है, ये सारी चीजों को कवर किया गया है अंडर चैप्टर नंबर 7. ठीक है, तो आज के दिन हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 7 का फर्स्ट हिस्सा विच इज रिलेटिंग टू मीटिंग्स. वैसे तो ये चैप्टर में 2 हिस्से हैं, मीटिंग्स और सारा एडमिन काम, बट आज जिससे हम शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द सेक्शन रिलेटिंग टू मीटिंग्स. पहली बात तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है मीटिंग्स के बारे में, क्या आप बता सकते हो. मीटिंग मतलब क्या होता है, फटाफट बोलो, टाइम नहीं हमारे पास, जनरली बोलो मीटिंग मतलब क्या होता है. चलो, आई मेट यू टुडे, व्हाट इज दिस मीटिंग, क्या मतलब होता है. एग्जैक्टली जब एक से ज्यादा, एक पर्सन तो खुद के साथ मीटिंग नहीं करेगा इन हिज ओन माइंड, तो क्या होता है यहाँ पे, व्हेन 2 or more persons, okay, they come together to discuss a particular thing, it is known as a meeting. अभी हमारे बीच में जो चल रहा है that is also a meeting, okay, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिले हैं और कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं. सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इट इज अ मीटिंग. वैसे ही आप सोचो, आप खुद सोचो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या शेयर होल्डर्स के पास ओनरशिप रहती है, बट ओनर होने के बावजूद क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपको थोड़ी भी आइडिया है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हाँ या ना. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप और मैनेजमेंट
क्या अलग अलग होता है या एक ही बंदे के हाथ में होता है? जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, आप लोग सब फाउंडेशन हो कि कोई डायरेक्ट एंट्री है? सारे फाउंडेशन? आप डायरेक्ट एंट्री? फाउंडेशन, फाउंडेशन सिर्फ एक ही डायरेक्ट एंट्री, बाकी सब डायरेक्ट एंट्री। अच्छा, जिन्होंने फाउंडेशन किया, पार्टनरशिप एक्ट की है आपने? पार्टनरशिप एक्ट में आप खुद ही बताओ, जो पार्टनर्स होते हैं, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप इज अ वेरी बेसिक एक्ट। जो पार्टनर्स होते हैं, क्या वही ओनर होते हैं अपने बिजनेस के? और क्या वही बिजनेस को मैनेज करते हैं? बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग बताओ, ओनरशिप और मैनेजमेंट, ओनरशिप और मैनेजमेंट सेम लोगों के हाथ में होता है या अलग अलग लोगों के हाथ में होता है? अलग अलग। जो मैनेज करता है डे टू डे एक्टिविटीज, उनको हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं बोले तो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। तो आप ही मुझे बताओ, ओनरशिप और मैनेजमेंट में क्या सेपरेशन होता है? सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे रिलायंस के, बट फिर भी मुझे बताओ, कल जाके अगर मुकेश अंबानी को एक नया प्लांट खोलना है, क्या वो मुझे कॉल करेगा? अंकिता जी आप बताइए, आप 10,000 शेयर्स के मालिक हो, आप कंपनी के मालिक हो, क्या मैं ये प्लांट खोल सकता हूँ? क्या मैं मोदी जी का साथ दे सकता हूँ? बताओ मुझे, क्या मुकेश जी मेरे को कॉल करके ये सवाल पूछेंगे? क्यों नहीं? अरे 10,000 शेयर्स खरीदे हैं मैंने, मैं मालिक हूँ रिलायंस की, इज्जत दो मेरे को। नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आई एम नॉट व्हाट? ओके, वेरी गुड। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। क्योंकि ओनरशिप को और मैनेजमेंट को हमने सेपरेट रखा है ना, उसकी वजह से दो आई एम द ओनर, आई डू नॉट गेट द राइट टू पार्टिसिपेट इन टू द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट का अधिकार हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। किसके पास है अधिकार? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। मतलब रिलायंस के बोर्ड में जो भी लोग हैं ना, रिलायंस के बोर्ड में तो मुकेश अंबानी जी है, ओके। तो जो भी रिलायंस के बोर्ड में है, वही सारे बोर्ड को होगा अधिकार। यही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्हीं के पास राइट है। क्या राइट है? टू पार्टिसिपेट इन टू द डे टू डे मैनेजमेंट। कंपनी की क्या स्ट्रेटजीज होगी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्राइस पे बनेगा, कैसा लेबलिंग होगा, कैसा पैकेजिंग होगा, क्या प्राइस होगा, कहां पे मार्केट बनाएंगे, ये सारी चीजें और ये सारे डिसीजंस हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं, बल्कि कौन लेता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सारे स्ट्रैटेजीज वही डिसाइड करते हैं। मैनेजमेंट, इनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब आप सोचो, मैं रिलायंस की मालिक हूं, बट फिर भी मेरे को मैनेजमेंट का कोई भी अधिकार नहीं है। पैसा मेरा है और धंधा वो कर रहे हैं, बट फिर भी मेरे पास डिसीजन लेने का पावर नहीं है। तो आप बताओ, कम से कम अगर डिसीजंस लेने का पावर नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने का अगर पावर नहीं है, कम से कम का ये इज्जत मिलनी चाहिए कि साल भर में क्या हुआ है वो तो मुझे पता चल जाए भाई। ठीक है, तू हर रोज मुझे मत पूछ, तू हर रोज मेरे को कॉल मत कर, बट एटलीस्ट एज द ओनर, एज अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन योर कंपनी, उतनी तो रिस्पेक्ट दे मुझे कि साल भर क्या हुआ है वो तू बता। कंपनी के क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना प्रॉफिट बना है या कितना लॉस सफर हुआ है, कितनी एसेट्स बढ़ी है या कितनी लायबिलिटीज घटी है, या ये कंपनी का ऑडिट कौन करेगा, या ये कंपनी के डायरेक्टर कौन बनेंगे, ये इनको अपॉइंट करने का अधिकार एटलीस्ट तू मुझे दे दे, तो आई विल बी निश्चिंत। क्योंकि एटलीस्ट अगर मैं डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, एटलीस्ट मैं किसी को अपॉइंट तो कर लूं जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा। दैट इज आई विल अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उतना ही नहीं, साल भर डायरेक्टर्स ने काम किया
और बाद में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे स्टेटमेंट्स सही है या गलत है वो भी मुझे जानने हैं। तो मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती, तुम ही धंधा कर रहे, तुम ही स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तुम तो अनशंड कुछ भी लिख दोगे कि कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही, बहुत आगे जा रही, बहुत ऊपर जा रही, मेरी तो बैंड बज जाएगी। आई वॉन्ट टू अपॉइंट समबडी एल्स, ऑडिटर, ओके, जो एकदम इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, जिसका कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो व्यक्ति जो है, जो एक्सपर्ट भी है इन रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसलिए ऑडिट का काम सिर्फ एक सीए ही कर सकता है, प्रैक्टिसिंग सीए, क्योंकि हमें एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉ का नॉलेज है, अकाउंट्स का नॉलेज है, फाइनेंस का नॉलेज है, तो इसीलिए हम ही को ये पावर दिया गया है। और फिर ये ऑडिटर जो है कंपनीज का ऑडिट करके हमको एज शेयर होल्डर्स रिपोर्टिंग करते हैं कि देखो ये उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये कुछ घोटाला है, ये कुछ एडवर्स कमेंट्स वो डालते हैं, जिनके लिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिम्मेदार रहेंगे। और अगर कुछ नहीं तो एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पेश किया जाता है। तो इनकी बातों पे हमें आम जनता को विश्वास आता है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो आप ही समझो बात को, कॉन्सेप्ट समझो आप, क्यों मीटिंग्स होना जरूरी है। दैट्स बिकॉज ओनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इनटू द डे टू डे मैनेजमेंट। अगर आप हर रोज इंटरफियर नहीं कर सकते, कम से कम साल खत्म होने के बाद हमें ये तो पता चल जाए ना कि साल भर में हुआ क्या है। और उसी के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। सो दैट्स द वेरी रीजन वाई मीटिंग्स होना जरूरी है। वाई हमने एक बार समझ लिया, फिर व्हाट इज रिटन वो समझना आसान है। डायरेक्टली हम व्हाट से कभी नहीं करेंगे, हमको मगअप नहीं करना है, हमको समझना है, लॉ आपके खून में होना चाहिए। दैट्स माई एम फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। तो आप समझो वाई मीटिंग्स आर नेसेसरी। वंस यू अंडरस्टूड द लॉजिक वाई मीटिंग्स आर नेसेसरी, अब ऑब्वियसली बात है कुछ तो स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है। फर्स्ट, इंडिया में 15 लाख से भी ज्यादा कंपनीज हैं, सब लोग अपने हिसाब से मीटिंग कंडक्ट करेंगे तो फिर देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। और इसीलिए फिर हमने लॉ बनाया, और फिर लॉ में हमने लिखा कि ये लोग मीटिंग बुलाएंगे, ये लोग ऐसे मीटिंग कंडक्ट करेंगे, मीटिंग में कम से कम इतने लोगों का होना जरूरी है, जिसको हम कोरम कहते हैं। कोरम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, एक चेयरमैन रहेगा जो मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करेगा, नहीं तो बस लोग अगर मिल गए तो आपको पता ही है, चाय पानी गप्पे, हाँ या ना। मीटिंग तो होगी नहीं, यही होगा, या तो गप्पे या तो फिर तोड़ा फोड़ी मारा मारी, बस ज़ाला। तो ये सब चीज़ें ना हो, एक अच्छा डेकोरम मेंटेन रहे, और इसीलिए हम लोग चेयरमैन भी अपॉइंट करते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिटन इन द लॉ रिलेटिंग टू द मीटिंग्स। सो वंस यू अंडरस्टूड व्हाई मीटिंग्स आर नेसेसरी, लेट्स अंडरस्टैंड इफ मीटिंग होनी है कैसी होगी ये मीटिंग्स। क्या हम सेक्शंस की शुरुआत कर सकते हैं? Did you all understand why are we conducting meetings? For a very simple reason, because company form of organization में ownership is separated from the management. तो साल भर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कंपनी में हुआ क्या है, बट एज एन ओनर आपको पता होना चाहिए यार, उतनी तो इज्जत मिलनी चाहिए। एंड दैट इज वाई वी कंडक्ट दीज मीटिंग्स एंड मेक यू अवेयर अबाउट व्हाट हैपेंड थ्रू आउट द ईयर। नॉट ओनली दैट, हम लोग तो मीटिंग में ये भी बोलते हैं कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि कंपनी अपने आप को कैसे देखती है इन द कमिंग 5 years, उसके बारे में भी चर्चा होती है, अबाउट द विजन एंड द मिशन ऑफ द कंपनी। सो वी आर जस्ट मेकिंग यू फील लव्ड एंड अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड दस वी आर कंडक्टिंग दीज मीटिंग्स। ओके, और कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकेले नहीं ले सकते, दे नीड द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो अगर उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो साल के बीच में भी हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकते हैं और शेयर होल्डर का अप्रूवल ले सकते हैं। उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। हाँ, क्या कहते हैं? ईजीएम। फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। गॉट इट और नो माय डियर फ्रेंड्स? चलो लेट्स स्टार्ट। वर्चुअल किड्स, आर यू ऑल देयर? लेट्स चेक इट आउट। हेलो। अच्छा, ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला चार्ट आपको आपकी चार्ट बुक में नहीं मिला है, इसकी मैं आपको पीडीएफ बाद में भेज देती हूँ। अभी आप लोग सिर्फ सुनो, ठीक है? दिस इज द समरी चार्ट।
all these will be given to you, everyone, okay? So ये वाला चार्ट और मेरे हैंड रिटन समरी नोट्स जो है ना, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट. एक्चुअली बुक के मतलब ये फास्ट ट्रैक बैच के साथ दो ही मटेरियल आता है, द चार्ट बुक एंड द क्वेश्चन बैंक. ओके, बट इवन इफ यू ऑल हैव नॉट एनरोल्ड फॉर दिस बैच, आपको मेरे जो हैंड रिटन समरी नोट्स है ना, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताए थे, ये हैंड रिटन समरी नोट्स आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू यू ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको पढ़ के ना आप पास हो जाओगे, ये पक्की गारंटी है. ठीक है, आ जाइए, लेट्स स्टार्ट. ओके, कोई भी मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट होने के लिए, ठीक है, 3 चीजों की जरूरत है. द 3 C's मैं कहती हूं. कोई भी मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है. द 3 C's. फर्स्ट, द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कन्वेड. कन्वे करना क्या? कन्वे करना मतलब बुलावा देना. कन्वे करना मतलब क्या? बुलावा देना. उसके साथ साथ इट शुड बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड. लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब क्या? कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बगैर मीटिंग हो ही नहीं सकती है. एंड तीसरा, इट शुड बी प्रॉपरली कंडक्टेड. देखो, एक सिंपल सी बात है, जैसे कि टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड. शादी. अब शादी प्रॉपर होने के लिए कुछ चीजें होना जरूरी है. जैसे कि पहली बात तो, जब आप शादी के लिए किसी को बुलाते हो, ये बुलावा सही होना जरूरी है. आप देखो, इसलिए पत्रिका भी देने के लिए ना दूल्हा या दुल्हन नहीं जाता है, घर के बड़े लोग जाते हैं. मम्मी पापा जाएंगे, दादा दादी जाएंगे, नहीं तो अगर दादा दादी काफी ओल्ड एज है तो बड़े पापा बड़ी मम्मी जाएंगे. आप जाते हो पत्रिका देने? नहीं. हाँ, आप आपके दोस्तों को बुलाओगे, वो अलग बात है, जो आपके एज के हैं या आपसे छोटे हैं. बट बड़े लोगों को आप नहीं देते हो पत्रिका. घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वही पत्रिका देने जाते हैं. तो क्यों? बिकॉज जो सामने वाला व्यक्ति है ना, जिसको आपने ये बुलावा दिया है, ही शुड फील रिस्पेक्टेड. उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरे को इज्जत ही नहीं दी है, मेरे को सिर्फ नेम सेक के लिए बुला रहे हैं. मतलब इंडिया में मनवार का बहुत होता है, तो वो मनवार सही होना जरूरी है, वो बुलावा सही होना जरूरी है. क्योंकि अगर बुलावा सही नहीं है ना, लोगों को ऐसे लगता है वी आर नॉट वेलकम्ड. वैसे ही कंपनी की मीटिंग्स में भी होता है. जब मीटिंग का बुलावा दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि कंपनी का ऑफिस बॉय आपको नोटिस भेज रहा है. विल यू फील रिस्पेक्टेड? इट विल बी अ डिसरिस्पेक्ट टू योर पोजीशन. आप कंपनी के ओनर हो. कौन हो आप? नॉट एन एम्प्लॉय, यू आर द ओनर, मालिक हो आप. हाउ कैन सम क्लर्क और ऑफिस बॉय सेंड यू द नोटिस फॉर द मीटिंग? आप क्या चाहोगे? आपके क्या एक्सपेक्टेशन हो? अगर मीटिंग है, कंपनी तो नहीं बुला सकते, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है. मतलब इट्स आर्टिफिशियल, इट्स अ कठपुतली. कौन? आप अगर सपोज ओनर हो किसी कंपनी के, आपके क्या एक्सपेक्टेशन होंगे? कौन बुलाना चाहिए? चलो लॉजिकली बताओ. हाँ, सम सीनियर पर्सन एटलीस्ट. देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में से हायरार्की होती है, टॉप, मिडिल एंड बॉटम लेवल. तो आपके एक्सपेक्टेशन भी यही होगी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग हैं वही आपको बुलाए फॉर द मीटिंग, सो यू विल फील रिस्पेक्टेड. वैसे ही देखो, शादी के लिए बुलावा घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं. फिर उसके बाद कोई भी शादी होने के लिए कुछ लोगों का होना बहुत जरूरी है. कॉन्स्टिट्यूशन. शादी कब होगी? दूल्हा है, दुल्हन है, दूल्हा के माता पिता और दुल्हन के माता पिता, वो कन्यादान और वो सब होता है ना. तो कम से कम इतने लोगों का तो होना जरूरी है. हाँ, और पंडित जी. इतने लोग तो कम से कम, इमोशनल हो गया बच्चा, इतने लोग तो होना कम से कम जरूरी है, तो ही शादी हो सकती है. दुल्हन ही नहीं है तो क्या शादी हो जाएगी? लड़का ऐसा तो नहीं कहेगा दुल्हन नहीं तो चलो साली सही है, शादी तो करके जाऊंगा मैं. ऐसे थोड़ी ना होता है. तो कुछ लोगों का होना जरूरी है. अगर ये लोग नहीं है ना, तो शादी नहीं हो सकती. वैसे ही मीटिंग्स में भी होता है, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का होना जरूरी है. इतने भी मेंबर्स अगर नहीं हो पाए ना, आपकी मीटिंग नहीं होगी, सच में नहीं होगी. एंड द मीटिंग विल गेट अडजर्न्ड. यू विल अंडरस्टैंड दिस. ये शादी वाला एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल है. और तीसरा, इट शुड बी प्रॉपरली कंडक्टेड. प्रॉपरली कंडक्टेड मतलब आपकी जो विधि है, वो 7 फेरे है. आपने वो पिक्चर देखी थी क्या, वो कार्तिक आर्यन की और वो कृति सनन की, लुका छुपी?
उसमें उनकी एक्चुअल शादी नहीं होती है। वो बहुत बार कोशिश करते हैं, कभी उनका इंटरनेट चले जाता है, कभी आग बुझ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी और कोई आ जाता है। सो बेसिकली वो विधि जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट होना बहुत जरूरी, तभी हम मानेंगे दैट यू आर हस्बैंड एंड वाइफ ना। वो 7 फेरे, वो अग्नि के सामने सारे वो प्रोमिसेस वाउज लेते हैं ना हम लोग, वो सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम कहते हैं कि इनकी जो शादी है वो प्रॉपरली हुई है। तो बेसिकली आपका ये जो प्रोसीजर है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मंदिर में दर्शन भी करने जाते हैं तो हम लोग पूजा वूजा करते हैं, तो ये पूजा की भी अपनी एक विधि होती है। हम नारियल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं, तो बेसिकली वो प्रॉपरली कंडक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही कोई भी मीटिंग जो है, प्रॉपर बुलावा हो गया, जिनको आना था वो भी आ गए, बट नाउ अब जब सब लोग आ गए हैं, ये विधि, ये कंडक्ट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द टेक्निकल मैनर। तभी हम मानेंगे कि ये जो शादी है, ये जो मीटिंग है, ये प्रॉपरली हुई है, कैरी आउट, और उसी के फिर रेजोल्यूशंस विल बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड रेजोल्यूशन इन द आईज ऑफ लॉ। और आज हम शुरू करने वाले हैं विद द फर्स्ट सी, एंड दैट इज द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कन्वेड। द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कन्वेड। आप लोग आपके नोटबुक्स के डबल शीट ऑफ पेपर में आ सकते हो क्या, ऐसे न्यू फ्रेश डबल शीट ऑफ पेपर पे, ठीक है, और वहां पे आप लिख लो रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। एक मिनट मैं आपको बताती हूं कैसे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। वैसे यहां पर इस फास्ट ट्रैक बैच में ज्यादा राइटिंग पार्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, लिटिल रिविजन, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, लिटिल रिविजन एंड द क्वेश्चंस। बट आज सबको नोट्स नहीं मिले, इसलिए फिर मैं लिखवा रही हूं, ठीक है। तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डबल शीट ऑफ पेपर, ओके। आप हेडिंग दोगे सेंटर में रिक्वायरमेंट्स of a valid meeting, ठीक है। और उसमें आप फर्स्ट उसका सब पॉइंट बनाओगे, द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कन्वेड। कन्वे करना मतलब बुलावा देना। कन्वे करना मतलब क्या, बुलावा देना। तो सही इंसान ने मीटिंग का बुलावा देना जरूरी है, नहीं तो मीटिंग प्रॉपर नहीं मानी जाती है, ठीक है। मैं सेक्शन की शुरुआत कर सकती हूं अभी। वाईफाई कनेक्ट करना, हाँ, एक मिनट दे दे। हाँ, सो हु इज द प्रॉपर ऑथोरिटी हु कैन कॉल फॉर द मीटिंग। जैसे इसने कहा था टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोई तो होना चाहिए, और आंसर एकदम सही है। तो लीगली लॉ मेकर कहते हैं दैट इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु हैव द पावर टू कॉल फॉर अ मीटिंग। इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो टॉप लेवल में ही है, सबसे ज्यादा सुप्रीम इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होता है मीटिंग बुलाने का। इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होता है मीटिंग बुलाने का। शब्द देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंगल डायरेक्टर मीटिंग नहीं बुला सकता। आप भले ही एक अकेले कितने एक्सपर्ट क्यों ना, आइंस्टाइन के बाप, तो भी फर्क नहीं पड़ता, एक अकेला बंदा मीटिंग नहीं बुला सकता है। इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुगेदर हु कैन कॉल फॉर अ मीटिंग। तो वहां पे आप क्लैरिटी के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हो, दस अ सिंगल डायरेक्टर cannot call for a meeting. Thus, a single director cannot call for a meeting. तो अगर मीटिंग बुलाने का पावर भी है, किसके पास पावर है?
Yes, it's the board of directors together. So board of directors together have the power to call for a meeting. सिंगल डायरेक्टर मीटिंग नहीं बुला सकता. बट देखो मैं आपको बताती हूँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है. इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ना धंधा करना आता है, धंधा समझ में आता है, लॉ नहीं. मुकेश अंबानी, आप सोचो वो धंधा में एकदम माहिर है, कंपनीज एक्ट में थोड़ी ना माहिर है. उनको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता है. मीटिंग की नोटिस कैसे बनाते हैं, क्या लिखते हैं, किसको देते हैं, कितने समय के अंदर देनी चाहिए, इसके लिए तो सीए और सीएस होते हैं. तो प्रैक्टिकली अगर आप देखते हो ना रियल लाइफ में भी क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो मीटिंग बुलाने का पावर है ना वो डेलीगेट कर देते हैं किसी और को. वो क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देना. मतलब ये पावर किसी और को ट्रांसफर कर देना, दे देना ये पावर. और फिर तब ये जो बंदा रहता है दैट पर्सन बिकम्स ऑथराइज्ड टू ड्राफ्ट द नोटिस एंड डिस्पैच द नोटिस. और यूजुअली वो कंपनी सेक्रेटरी रहता है. कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी रहता है ना उसी पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये पावर डेलीगेट करते हैं. वापस से बोलूं क्या मैं आपको, जनरल रूल क्या बोलता है, किसके पास मीटिंग बुलाने का पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सब लोग बोलेंगे, अगर नहीं बोलोगे तो फेल हो जाओगे. बोलो चलो, किसके पास मीटिंग बुलाने का पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वेरी गुड. जब तक ऐसा टाइट नहीं किया ना आप लोग बोलते नहीं हो. तो सिंगल डायरेक्टर के पास मीटिंग बुलाने का पावर है क्या, नहीं. बट अगर डायरेक्टर्स चाहे अपना पावर क्या किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं. अरे बोलो ना, अपना पावर जो है क्या वो किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं. तब उस केस में अगर उन्होंने अपना पावर किसी और को डेलीगेट किया है तब वो पर्सन ऑथराइज्ड रहेगा मीटिंग बुलाने के लिए. तब वो पर्सन ऑथराइज्ड रहेगा मीटिंग बुलाने के लिए. तो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद नोटिस बना के डिस्पैच करेंगे, बट अगर उनको ये सब लीगल पॉइंट्स में टाइम नहीं डालना है, धंधा मैनेज करना है, तब वो अपना पावर कंपनी सेक्रेटरी को डेलीगेट कर देंगे. तब कंपनी सेक्रेटरी ऑथराइज्ड रहेगा मीटिंग बुलाने के लिए. तो और एक पॉइंट वहां पे नीचे लिख दीजिए और लिखो, डायरेक्टर्स कैन डेलीगेट देयर पावर टू समवन एल्स. लिखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डेलीगेट देयर पावर टू समवन एल्स. Then that person will be authorized to call for the meeting. हाँ, so board of directors usually have the power to call for a meeting. But अगर डायरेक्टर्स चाहे अपना जो पावर है वो किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं. और अगर उन्होंने अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर दिया तब ये जो पर्सन है वो ऑथराइज्ड रहेंगे मीटिंग बुलाने के लिए. अब पर्सन कौन ऑथराइज्ड है वो तो समझ गया, बट अब टेक्निकल चीजें मीटिंग से रिलेटेड. ओके, ये सारा हम जो कर रहे हैं ना यहां पर, दैट इज सेक्शन नंबर 101 है ना. तो हमने शुरू भी किया है आज का लेक्चर ऑन मकर संक्रांति, और सेक्शन भी हमने 101 प्रॉपर शगुन का जो रहता है उसी से हम शुरू कर रहे हैं. तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, तुम टेंशन मत लो. सेक्शन 101 हम कर रहे हैं जहां पे ये बताया गया है कि प्रॉपर ऑथोरिटी किसके पास है मीटिंग बुलाने की, एंड प्लस ये जो नोटिस है वो कब सही मानी जाएगी. तो प्रॉपर ऑथोरिटी तो आपको आ गई, अब एंड में रिवाइज करेंगे, बार बार उसको रिवाइज नहीं करेंगे. अभी हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं एंड दैट इज एडिक्वेट नोटिस. ये फैन बंद कर सकते हो क्या, वैसे भी ठंड लगने लग गई ना, सिर्फ मुझे लग रही है आपको लग रही है, मुझे तो डायरेक्ट हवा आ रही है इसी की. तो ये वाला जो पॉइंट था दैट वाज अबाउट प्रॉपर ऑथोरिटी. प्रॉपर ऑथोरिटी
इसी 101 का। और एक पॉइंट है, इज एडिक्वेट नोटिस। एडिक्वेट नोटिस, प्रॉपर ऑथोरिटी तो आप सब लोगों को आ गया, अब एडिक्वेट नोटिस पे आ जाइए। एडिक्वेट नोटिस, सबसे फर्स्ट पॉइंट एडिक्वेट नोटिस का इज द लेंथ ऑफ नोटिस। एक ही मिनट, is the length of notice. What is the adequate length of any notice? So देखो, कोई भी मीटिंग की नोटिस जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए 21 क्लियर डेज की। कितने दिनों की होनी चाहिए बोले तो 21 क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज। व्हाट इज दिस 21 क्लियर डेज? देखो, क्लियर डेज मतलब उस दिन के मुझे पूरे के पूरे 24 आवर्स चाहिए। उस दिन के जब आपको पूरे के पूरे 24 आवर्स मिलते हैं ना, तब माना जाएगा आपकी जो नोटिस है दैट इज 21 क्लियर डेज की नोटिस। तब माना जाएगा आपकी जो नोटिस है दैट इज कितने दिनों की नोटिस? 21 क्लियर डेज। वापस से, कोई भी नोटिस की लेंथ होनी चाहिए ऑफ एटलीस्ट 21 क्लियर डेज। कितने दिनों की बोलो तो 21। आप अगर देखोगे मैंने लिखा 21 डेज नहीं, 21 क्लियर डेज। क्लियर डेज का ये मतलब होता है आई वांट पूरे के पूरे 24 आवर्स इन दैट डे। आई वांट पूरे के पूरे 24 आवर्स इन दैट डे। तब माना जाएगा कि आपका डे जो है दैट इज अ क्लियर डे। इससे क्या मतलब हुआ पता है क्या? जिस दिन हम मीटिंग की नोटिस डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच मतलब भेजते हैं लोगों को। सपोज से फॉर एग्जांपल आज मैंने नोटिस बनाई और मैंने 11 बजे नोटिस लाल डिब्बे में डाली। आज के दिन के क्या 11 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं? अरे बोलो ना, तो क्या आज का दिन क्लियर डे है? नहीं है, क्योंकि आज के दिन के मेरे को 24 आवर्स नहीं मिले हैं। वैसे ही आप सोचो, मेरी मीटिंग जो है ना 25 फेब को है। 25 फेब को दोपहर की 2 बजे। अगर मीटिंग ही 25 फेब को दोपहर की 2 बजे है तो उस दिन में मेरे को क्लियर डे नहीं मिलेगा, क्योंकि दोपहर की 2 बजे तो मीटिंग ही है। उसके बाद मैं क्या ही सोचूंगी मीटिंग में जाऊं या नहीं जाऊं? तब तो या तो है या तो नहीं है, तो वो दिन भी मेरे को क्लियर डे नहीं मिल रहा है। इसलिए जब आप 21 क्लियर डेज की गिनती करते हो ना, जब आप 21 डेज क्लियर डेज की गिनती करते हो, आप डेट ऑफ डिस्पैच एंड डेट ऑफ मीटिंग को काउंट नहीं करते, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस दिन के मेरे को 24 आवर्स मिले ही नहीं है। और प्लस लॉ मेकर कहते हैं अगर आपने नोटिस डिस्पैच की है थ्रू पोस्ट, अब देखो ईमेल अगर है या व्हाट्सएप है, आपने इसे क्लिक किया, अगले ही पल आपको मेल मिल गया। ट्रांसमिशन टाइम इज लिटरली 0। क्लिक किया और मेल आ जाता है, सेंड किया और मैसेज आ जाता है। बट पोस्टल सिस्टम ऐसा नहीं है। आज मैंने लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली है, हो सकता है आपको 4 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले, हफ्ते भर बाद मिले, महीने भर बाद मिले, मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो, पोस्ट से, तो फिर अब क्या करें हम? क्योंकि हमको जब मैसेज मिलेगा उसी के बाद हम सोचेंगे कि मीटिंग में जाए या ना जाए। और लॉ मेकर तो कहते हैं आपको सोचने के लिए 21 दिन हम देंगे। बट 21 दिन तो वहीं से शुरू होने चाहिए जहां से आपको चिट्ठी मिली है। बट आप एक प्रैक्टिकल पॉइंट देखो,
लाखों क्या, रिलायंस जैसी कंपनी में करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं, करोड़ों। हम सबको अगर चिट्ठियां भेज रहे हैं, कोई कश्मीर में रह रहा है, कोई कन्याकुमारी में, कोई ईस्ट में रह रहा है, कोई वेस्ट में रह रहा है, आप ही सोचो, किसी को 2 दिन बाद चिट्ठी मिल रही है, किसी को 10 दिन बाद, किसी को अगले दिन मिल रही है, किसी को 1 महीने बाद। हम सभी शेयर होल्डर्स का केस टू केस बेस तो नहीं एनालाइज कर सकते, तो मीटिंग छोड़ो, हम लोग इसमें ही रह जाएंगे। तो इसीलिए चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए लॉ मेकर ने ऐसा प्रिजम्पशन लाया है। प्रिजम करना मतलब अज्यूम करना, डीम करना, और कहा है हम ये प्रिजम्पशन लेंगे कि अगर आप नोटिस पोस्ट से दे रहे हो, आपको 2 दिन लग रहे हैं इसको ट्रांसमिट करने के लिए, सो 48 hours, that is 2 days, is the time for transmission. 48 hours is the time for transmission. 48 hours is the time for transmission. Yes or no, guys? So this is standard. भले ही आपको अगले दिन मिल जाए, 10 दिन बाद मिले या 5 दिन बाद मिले, फर्क नहीं पड़ता. इट्स अ स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ दैट वी आर फॉलोइंग. और ये डीमिंग प्रोविजन क्यों है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि हम हर केस टू केस बेस प्रैक्टिकली कर ही नहीं सकते. 15 लाख से ज्यादा कंपनीज और हर कंपनी में करोड़ों शेयर होल्डर. मेरे ही रिलायंस इंडस्ट्री में शेयर्स है, टाटा मोटर्स में शेयर्स है, इन्फोसिस में शेयर्स है, एमआरएफ में शेयर्स है, फिर डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, उसमें मेरे शेयर्स है. मैं ही 10 कंपनी की शेयर होल्डर हूं. हर कंपनी के केस में मैं देखती बैठूं मेरे लिए कितना बड़ा पेन है और वो कंपनी के लिए बिगर पेन है. ये नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है. देखो, लॉ बनाना ये ज़रूरी है, बट थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है. इमोशनल होके आप लॉ नहीं बना सकते हो, फिर फॉलो ही नहीं होगा. वैसे भी इंडिया में लॉ बनता ही है तो वैसी वो बात है. तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, और इसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने कहा है हम स्टैंडर्ड चीज़ें कर लेते हैं इस केस के लिए, और कहेंगे ट्रांसमिशन के लिए लगते हैं कितने दिन? 2 दिन. कितने दिन? That is 48 hours. देखो, length of notice is 21 clear days. But now, for calculating 21 clear days, you are going to exclude date of dispatch, date of meeting, और अगर पोस्ट से भेजा है तो more 2 days for transmission. अच्छा, पोस्ट से नहीं भेजा है, मैंने ईमेल से भेजा है, मैंने क्लिक किया, क्या आपको मिल गया? अरे बोलो ना, मिला या नहीं मिला? तो इसमें क्या 2 दिन ट्रांसमिशन के एक्सक्लूड करोगे? नहीं. जिस दिन आपने नोटिस भेजी है बाय मेल, वो तो डेट ऑफ डिस्पैच हो गया, वो तो वैसे भी आप एक्सक्लूड कर ही रहे हो. तो आपको 2 days ऑफ ट्रांसमिशन, मेल से जब नोटिस जाती है तो आपको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है. टुडे प्रैक्टिकली एवरी बिग कंपनी सेंड्स द नोटिस थ्रू ईमेल्स ओनली. आप लोग हैं कोई जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो आपको मेल्स आते होंगे रिलेटिंग टू द जनरल मीटिंग, रिलेटिंग टू द EGMs और एनी राइट. जैसे राइट शेयर्स का कुछ राइट आया है तो आपको मेल्स आते होंगे कि चिट्ठियाँ आती है लाल डिब्बे में, मतलब मेल बॉक्स में मेल्स ही आते हैं. सो बिकॉज इट्स मोर टाइम सेविंग, मनी सेविंग है ना, और हमारे एफर्ट्स भी सेव हो रहे हैं. एक ही मेल बना दो, मेल ID डाल दो, क्लिक करो, चले गए. इसलिए कन्वीनियंस के हिसाब से आजकल सब लोग ईमेल्स ही भेजते हैं. तब आप सिर्फ डेट ऑफ डिस्पैच और डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड करते हैं. ठीक है, तो लिख लीजिए. तो देखो, सो लेंथ ऑफ नोटिस आपने लिखा 21 क्लियर डेज. फिर आप लिखो फॉर कैलकुलेटिंग द सेम, फॉर कैलकुलेटिंग द सेम following shall be excluded. क्या क्या एक्सक्लूड कर रहे हो बोलो तो? हाँ, पहले डेट ऑफ डिस्पैच. वेरी गुड, ऐसे ही करते रहोगे ना बहुत आगे जाओगे. फिर दूसरा है डेट ऑफ मीटिंग. क्या बात है.
और अगर पोस्ट से भेजा है तो 48 आवर्स फॉर ट्रांसमिशन, बराबर ना? और ब्रैकेट में लिख रही हूं पोस्ट। Come on guys. इतना हो गया? देखो ये प्रैक्टिकल केस देखो, आप आपकी स्क्रीन्स के सामने पहले से लिख के लिया है बिकॉज टाइम कम है हमारे पास। यहां पे आप देखिए, बताओ लेंथ ऑफ नोटिस कितने दिनों की है? बोलो ना। 21 क्लियर डेज। और यही 21 क्लियर डेज में आप 4 दिन एक्सक्लूड करते हो। 4 दिन कौन से? डे ऑफ डिस्पैच, द डे ऑफ मीटिंग and 2 days for transmission if you are sending the notice by post। बराबर। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। प्रैक्टिकल सपोज 1 अगस्त को, क्योंकि इसी वक्त पे ना देखो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च, फिर उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसका ऑडिट होता है, फिर नोटिस डिस्पैच होती है। इसलिए मैंने डेट अगस्त की ली है, अभी की नहीं ली है जनवरी की, क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल ईयर ही कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ लो 1 अगस्त को मैंने क्या किया है? नोटिस डिस्पैच की है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक स्केल लेके आ जाना कल क्लास में। 1 अगस्त को क्या किया है मैंने? नोटिस को क्या किया है? डिस्पैच किया है। ठीक है, अब मैंने डिस्पैच किया है थ्रू पोस्ट। अगर मैंने डिस्पैच किया है बाय पोस्ट, आप बताओ क्या मेरे अगले 2 दिन भी एक्सक्लूड होने वाले हैं? हो गया नहीं हो गया? तो मेरा 2 अगस्त भी गया और 3 अगस्त भी गया। ऐसा कैसा? क्यों? हाँ, क्योंकि कैसे डिस्पैच किया है? बाय पोस्ट, तो वो भी क्लियर डे की गिनती में नहीं आता है। 1 तो मैंने डिस्पैच ही किया है, 2 और 3 आर माई 2 days फॉर ट्रांसमिशन, एंड नाउ आई एम काउंटिंग माई 21 क्लियर डेज। तो अब देखो, जब आप 21 क्लियर डेज काउंट करते हो, देखो मैं स्क्रीन के सामने आती हूँ वर्चुअल किड्स, जब मैं 21 क्लियर डेज काउंट करती हूँ, 21 क्लियर डेज, आई विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 4th, बराबर ना? 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये सारे दिन मेरे को चाहिए, 4th भी इंक्लूसिव और 24th भी इंक्लूसिव। ये मेरे है 21 क्लियर डेज। ये मेरे क्या है? 21 क्लियर डेज। तो अगर मुझे मीटिंग कंडक्ट करनी भी है, अर्लीएस्ट सबसे पहले आई कैन कंडक्ट द मीटिंग ऑन 25th अगस्त। और अगर मैं 26, 27, 30 अगस्त को अगर मीटिंग रखती हूं तो 21 दिनों से ज्यादा ही का समय मिल रहा है मुझे। लेंथ मिनिमम 21 डेज है। अगर आपने 25 दिन दिया है तो फिर तो क्या बात है, 21 क्लियर डेज की मिनिमम लेंथ है। इफ यू वांट टू गिव मोर टाइम, वी विल बी मोर देन हैप्पी। बट अगर आपसे कोई प्रैक्टिकली सवाल पूछता है डायरेक्टर कि अगर मैंने 1 तारीख को सोचा है मीटिंग की नोटिस डिस्पैच करने के लिए, अर्लीस्ट डे कौन सा होगा मीटिंग कैरी आउट करने का? तो आपका जवाब होगा 25 अगस्त, क्योंकि तभी लोगों को 21 क्लियर डेज मिलेंगे। तभी लोगों को 21 क्लियर डेज मिलेंगे। उसी चार्ट में नीचे जगह होगी ना, अच्छे से ये एग्जाम्पल लिखो तो यू विल बी क्रिस्टल क्लियर एकदम। अपना जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है ना, मेन टेलीग्राम ग्रुप स्वप्निल पटनी क्लासेस, उस पर मैं क्या करती हूँ, हैंड रिटन समरी नोट्स दे देती हूँ, है ना। स्वप्निल पटनीस क्लासेस करके होगा, जिसके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, ऐसा कुछ है, वो वाला चैनल है, ठीक है। उस पर मैं क्या करती हूँ, आज शाम तक आप लोगों को
वो हैंड रिटन समरी नोट्स जो है ना वो मैं दे देती हूँ। आप लोग तो फिजिकल बुक्स ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक एंड चार्ट बुक। और वर्चुअल किड्स आप लोगों की भी क्वेश्चन बैंक और चार्ट बुक जो है वो डिस्पैच होना चालू हो जाएगी आज से, ठीक है? लिखा आप लोगों ने? आज का शेड्यूल क्या है मैं बता दूं क्या आप लोगों को, फॉर दोज हु डोंट नो? आज का जो शेड्यूल है दैट इज, सबसे पहले लॉ था आपका। लॉ के बाद आप लोगों को एफएमएसए में, अच्छा मेरा 10:30 तक, फिर इमीडिएटली 10:30 सर का शुरू हो जाता है क्या? तो एक काम करती हूँ, मैं आज 10:15 तक लेती हूँ, तो आपको 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक मिल जाएगा, कुछ चाय या नाश्ता अगर लेना है तो आप ले लेना, है ना? उसके बाद आपका एफएमएसएम है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स एज कंपेयर टू द ओल्ड कोर्स, बट एसएम इसमें पूरा उथल पुथल हो गया है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट न्यू। फिर उसके बाद आपका लंच ब्रेक रहेगा, लंच ब्रेक के बाद आपको टैक्स है, टैक्स के बाद आपको थोड़ा सा टी ब्रेक है और स्नैक्स ब्रेक है, वो शाम का हाई टी जैसे बोलते हैं वो। फिर यू हैव ऑडिट, फॉलोड बाय लास्ट इज एडवांस्ड अकाउंट्स। सो ऐसे करके आपका फास्ट ट्रैक का रूटीन है। टैक्स का टाइमिंग इज 12:45, तो आपका बेसिकली 12 बजे लंच ब्रेक है, तो मुझे लगता है नाश्ता आप अभी कर लो ताकि आप 12 बजे लंच कर पाओ। तो 12 बजे आप लंच करोगे तो 12:45 से 3 बजे तक आपका टैक्स का क्लास है, और फिर अगर वापस से भूख लग जाती तो 3 से 3:30 में आप लोग चाय और थोड़ा सा कुछ फ्रूट वूट या ऐसा कुछ हल्का स्नैक्स आप ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको ऑडिट और एडवांस्ड अकाउंट्स भी है बैक टू बैक, तो थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा टैक्स के क्लास के बाद, नहीं तो आप क्रेजी हो जाओगे। इसलिए हमने ब्रेक भी आधे घंटे का दिया है बिटवीन टैक्स एंड ऑडिट, क्योंकि फिर ऑडिट है और ऑडिट के बाद इट्स तुरंत एडवांस्ड अकाउंट्स। आपका डायरेक्टली 3:30 के बाद 7:30 बजे ब्रेक रहेगा, तो आप थोड़ा सा स्नैक्स और चाय ले लेना आफ्टर द टैक्स क्लास। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ, इट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ राइट नाउ यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड ऑल्सो मेंटली फिट, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आपको भूख लगी है, मैं कितना भी भारी पढ़ाओ आपका कुछ ध्यान नहीं रहेगा, आपका यही रहेगा बाहर से पाव भाजी की स्मेल आ रही है, समोसा की स्मेल आ रही है, सुबह मम्मी ने नाश्ते में क्या बनाया था, मैं टिफिन भूल गया, आज इसने टिफिन में क्या लाया होगा, उस पर ही ध्यान रहता है आप लोगों का। खाली पेट आप नहीं पढ़ सकते हो, तो आप अच्छे से खा लो, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से भी नहीं, ठीक है, मतलब प्रॉपर जितना सफिशिएंट है फॉर योर न्यूट्रिशन उतना आप खा लो, एंड हैव हेल्दी गुड फूड। शाम के टाइम पे थोड़ा सा फ्रूट वूट रख लो, ड्राई फ्रूट रख लो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड टू इवन गेट सिक। अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, और बच्चे प्रेशर की वजह से एंजाइटी में बच्चा जो है फिर गड़बड़ कर देता है 3 घंटे में। फिर ऐसे बच्चा आपको मिलेगा, अरे मैम बहुत प्रिपेयर किया था, डर गया, घबरा गया, लिख नहीं पाया। सो डोंट लेट दैट हैपन विथ यू, है ना? तो अभी से आप प्रिपेयर करोगे तो वो 3 घंटे आपके अच्छे जाएंगे। वो 3 घंटे इज नॉट 3 घंटे की मेहनत, इट इज ये सारे दिनों का प्रिपरेशन, क्योंकि अब आपकी लाइफस्टाइल ही वैसी हो जानी चाहिए, ठीक है? समझ में आई बात? वेरी गुड। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं क्या आपको, ऐसा रैंडम बेसिस पे देखते हैं, चलो मेरे को आप बताओ इस केस में कितने क्लियर डेज की नोटिस मिली है? चलो बताओ, जहां पे आपने नोटिस डिस्पैच की है 6 तारीख को बाय पोस्ट, पोस्ट से डिस्पैच की है 6 तारीख को, और 28 की मीटिंग है, ये ऑलरेडी डिसाइड हुआ है, तो आप लोग बताओ कितने क्लियर डेज मिले हैं? 19 दिन। एक जवाब आया है 19 दिन। वर्चुअल किड्स कम ऑन टेल मी व्हाट अबाउट यू ऑल? एक जवाब आया है 19 दिन। रिवर्स कैलकुलेशन मत करना, बैंड बजेगी।
ओके, वर्चुअल किड्स 19 19 19 19 19 19 19। इन जितने बच्चों ने जवाब दिया है 19 ही बोला है। होशियार बच्चे हो रहे हैं आप लोग। एंड एवरी वन ऑफ यू who has answered correctly. It is 19 clear days. कैसे 19 क्लियर डेज हुआ मैं बताती हूँ। देखो वापस से, जिनको नहीं समझा वापस सुनो। 6th को हमने नोटिस डिस्पैच की है, क्या वो दिन क्लियर है कि नहीं है? नहीं। पोस्ट से किया है तो और 2 दिन चले गए। कौन से 2 दिन चले गए? 7th एंड 8th। तो मेरे क्लियर डेज कहाँ से शुरू हुए? 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, मतलब 10 + 9 19। 28th क्लियर डे नहीं है। क्यों क्लियर डे नहीं है? क्योंकि उस दिन मीटिंग है। तो कितने क्लियर डेज नोटिस मिली है यहाँ पे? 19। चाहिए कितनी? 21 डेज। क्या शॉर्टफॉल है? कितने दिनों का? 2 डेज का। ऐसा एमसीक्यू आ सकता है जिसमें इंस्टीट्यूट ऑप्शन में देगी 18 19 20 21। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 19 क्लियर डेज। 2 दिनों का यहां पर क्या है? शॉर्टफॉल। ठीक है, शॉर्टफॉल क्या होता है? मतलब जो रिक्वायर्ड लेंथ है 21, उससे अगर कम लेंथ की नोटिस है तो उसको कहते हैं शॉर्टफॉल। उसको क्या कहते हैं? शॉर्टफॉल के बारे में थोड़ी चीजें हम करने वाले हैं, बट वो कल करेंगे। अभी एक छोटा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, रिवाइज करेंगे एंड देन वी आर डन फॉर टुडे। तो एक 21 क्लियर डेज का तो हो गया, जिसमें आप 4 दिनों को एक्सक्लूड करते हो। कौन से 4 दिनों को एक्सक्लूड करते हो बोलो तो? डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ मीटिंग एंड 2 डेज फॉर ट्रांसमिशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नोटिस है, नोटिस आप किन किन लोगों को देते हो? ठीक है, नोटिस जो है ये आप, लैपटॉप को क्या हो गया? ये नोटिस जो है ये किन किन लोगों को दी जाती है? सिर्फ यहां पे ये जो आपने लिखा है ना, थोड़ी सी जगह छोड़ना, क्योंकि शॉर्टफॉल का पॉइंट हमें लिखना है। अगर वो पेज खत्म हो गया, यू कैन राइट ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो मैंने डबल शीट ऑफ पेपर बोला था ना, ये पेज अगर भर गया है आप उसको कंटिन्यू करते हुए इस पेज पे लिखोगे, इसलिए मैंने डबल शीट पे आने बोला था आपको। तो एक ही पूरे पेज पे आपको वो फर्स्ट सी जो है प्रॉपरली कन्वेड, वो आपको दिख जाता है। सुनो ना, यहाँ पे ये नीचे स्पेस होगी ना, नीचे, वो नीचे की स्पेस रहने देना। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्टफॉल अगर होता है तो क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ। करेंटली यू कैन राइट डाउन ओवर हियर, नोटिस टू whom, नोटिस टू whom। ये जो नोटिस है ये किन किन लोगों को दी जाती है? जो नोटिस है ना, ये किन किन लोगों को दी जाती है? किनको दी जानी चाहिए? सबसे पहले नेचुरली आपके मन में क्या आता है? शेयर होल्डर। हमने वहां से ही शुरू किया था लेक्चर। वी आर कंडक्टिंग द मीटिंग फॉर द शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनको डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पावर हमने नहीं दिया था। तो एटलीस्ट साल भर क्या हुआ है वो तो उन्हें पता चल जाए, उसी के लिए हम उनको नोटिस देंगे। तो सबसे पहले तो नोटिस जाती है टू ईच एंड एवरी, आप लिख सकते हो मेंबर, लिखो तो ईच एंड एवरी मेंबर। क्या लिख रहे हो? ईच एंड एवरी मेंबर। सुनो ना, मेंबर की अगर डेथ हो गई है ना, तो डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो इन केस ऑफ डेथ इट गोज टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है मेंबर इनसॉल्वेंट हो गया है। इनसॉल्वेंट मतलब बंदे का दिवाला निकल गया है, तो ऐसे केस में इट गोज टू द ऑफिशियल अजाइनी। उसको हम लिक्विडेटर कहते हैं, लेमैन लैंग्वेज में लिक्विडेटर, बट लीगल लैंग्वेज में उसको कहते हैं ऑफिशियल अजाइनी। आपको अगर ऑफिशियल अजाइनी नहीं पता है, आप क्लैरिटी के लिए और आगे लिक्विडेटर लिख सकते हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आप लीगल लैंग्वेज ही इस्तेमाल कीजिए। क्या कहते हैं बोलो तो? ऑफिशियल अजाइनी।
लिक्विडेटर, ईच एंड एवरी मेंबर की अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल अजाइनी। मीटिंग लीड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको ही तो पता है कि साल भर हुआ क्या है, तो इसीलिए मीटिंग की नोटिस किसको किसको जाती है? सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एक व्यक्ति को जाती है, जो देखो आपको जानना बहुत जरूरी है, ऑडिटर। अरे यही तो वो बंदा है ना जो देखेगा जो आप कह रहे हो वो सही है या गलत है, तो वो बंदे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डरते सब लोग ऑडिटर से। तो ये वो सारे लोग हैं जिनको जाती है नोटिस। चलो जितना आज किया है उसको रिवाइज करते हैं, फिर आप शॉर्ट ब्रेक के लिए जा सकते हो एंड देन द लेक्चर विल कंटिन्यू विथ FM एंड SM। आइए लेट्स चेक इट आउट। पहली बात तो हु इज द, अच्छा हम कौन सा सेक्शन किए है आज? 101। हु इज द प्रॉपर ऑथोरिटी टू कॉल फॉर अ मीटिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या सिंगल डायरेक्टर मीटिंग बुला सकता है? तो अगर पावर है तो किसके पास है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुगेदर। बट अगर डायरेक्टर्स चाहे क्या अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, तब ये जो कोई और है वो मीटिंग बुला सकता है। यस और नो गाइस? व्हाट इज द एडिक्वेट लेंथ ऑफ अ नोटिस? 21 क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज में आप क्या क्या एक्सक्लूड करोगे? डेट ऑफ डिस्पैच, नेक्स्ट डेट ऑफ मीटिंग एंड 2 days फॉर ट्रांसमिशन। अगर नोटिस कैसे डिस्पैच की थी? वेरी गुड, बाय पोस्ट। ठीक है, उसके साथ साथ ये नोटिस किन किन लोगों को दोगे आप? ईच एंड एवरी मेंबर की अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल अजाइनी, साथ ही साथ ऑडिटर, साथ ही साथ डायरेक्टर। यस नो गाइस? सो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी डिड टुडे। अभी तक 101 सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे पहले कल आके, अच्छा और एक अनाउंसमेंट, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो लॉ की क्लास नहीं है, बिकॉज माई सिस्टर्स गेटिंग मैरिड, तो कल और परसों नहीं है। बट वो मैं कभी संडे के दिन या ऐसे कभी और कवर अप करवा लूँगी, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है? भले ही आपकी लॉ की क्लास नहीं है, दूसरी क्लासेस है आपकी, और आप सेल्फ स्टडी तो कर ही सकते हो, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे बच्चे हो ना? क्लियर करना है ना? यस। सो ओनली फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो you all will not have law की class, rest all classes are there. Okay, thank you guys, bye bye.